नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरिंद। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, कुछ झलकियां भी दिखाएंगे फिल्म कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों में डालते हैं नजर। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान कल। दूसरे चरण में असम की 39 और पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। हाई वोल्टेज नंदीग्राम सीट पर टिकी है सबकी निगाहें। पांच राज्यों में चुनाव प्रचार चरम पर। असम में गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, तो वहीं केरल में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कर रही हैं प्रचार। केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी प्रचार अभियान जारी। कल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को लगाई जाएगी कोविड-19 की वैक्सीन। अब तक 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोविड का टीका। महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी जारी। नंदुरबार में आज आधी रात से 15 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वाली यात्री बसों पर 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई रोक। दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को होगा रैंडम टेस्ट। ताजिकिस्तान दौरे के अंतिम दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान के स्पीकर से की मुलाकात। भारत ताजिकिस्तान सहयोग के लिए मजबूत संसदीय व्यवस्था के समर्थन की सराहना की। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आज अंतिम दिन। आयकर विभाग की वेबसाइट और एसएमएस भेजकर कराया जा सकता है लिंक। लिंक नहीं कराने पर बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं होगा संभव। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की कोविड-19 की उत्पत्ति की वैश्विक स्तर की जांच पर एक रिपोर्ट जारी। अमेरिका, जापान और ब्रिटेन सहित 14 देशों ने WHO की रिपोर्ट पर चिंता की जाहिर। तो आप देख रहे थे अभी तक की बड़ी खबरें सुर्खियों के तौर पर। अब डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पे सबसे पहले नजर। और पहले बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। असम के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में 13 जिलों की 39 सीटों के लिए 26 महिलाओं सहित कुल 345 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सीटों के लिए दूसरे चरण में कल यानी 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। असम में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला है। असम के दूसरे चरण में भाजपा के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है। भाजपा से मंत्री परिमल शुक्लावैद ढुलाई से, भावेश करलिता रांगिया से, विशुज हजारिका जांगी रोड से और विधानसभा उपाध्यक्ष अनिमुल हक लश्कर सोनाई से किस्मत आजमा रहे हैं। असम गण परिषद के अजीज अहमद खान करीमगंज दक्षिण से किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी छोड़ने वाले विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप कुमार पॉल सिलचर से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और असम के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या इस वक्त ताजा अपडेट है, हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ में दिसपुर से मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। राजेश, अगर बात की जाए कल के चरण के लिहाज से तो बेहद महत्वपूर्ण और कई ऐसे बड़े नाम जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस दौर के लिहाज से, चुनाव आयोग की क्या कुछ खास तैयारियां निष्पक्ष चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग पहले चरण में जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ आर्यंत्र, उससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल उत्साहित है, क्योंकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग जो है वो कटिबद्ध रहा है। और तमाम तरह के कोरोना के साए में ये दूसरा चुनाव होगा। पहला चुनाव बिहार विधानसभा के आयोजित किए गए थे, जो बहुत ही सफलतापूर्वक भारत निर्वाचन आयोग ने उसे संपन्न कराया था। इसके बाद ये कोरोना के साए में पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो किए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बेहद चुनौतीपूर्ण तो हैं, लेकिन तमाम तरह के कोरोना से बचने के एहतियात के बीच निर्वाचन आयोग जो है मुस्तैदी के साथ
चुनाव करवाने को लेकर कटिबद्ध है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती भारत बांग्लादेश की सीमा से सटे जो सिलचर, हैलाकांडी और करीमगंज का इलाका है वो भारत बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है, जहां पर बीएसएफ के जवान सालों भर तैनात रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती और तमाम जो असम पुलिस के जो जवान हैं और अन्य जो फोर्सेस हैं उनकी तैनाती की गई है, ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में चुनाव आयोग जो है वो खड़ा नजर आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, मास्क लगाकर मतदान पर जाना और कहीं ना कहीं सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए वोटिंग करवाना, ये चुनाव आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है। लेकिन बिहार चुनाव में जिस तरीके से सफलतापूर्वक चुनाव आयोग ने मतदान करवाया, उसके बाद पहले चरण में बंगाल और असम समेत 5 राज्यों के चुनाव भी एक नजीर पेश करता है कि कोरोना काल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने को लेकर निर्वाचन आयोग जो है वो प्रतिबद्ध दिखाई पड़ रहा है। जी राजेश, हमने देखा कि पहले दौर में भी युवाओं और महिलाओं की एक उत्साह कहा जाए, उनकी जो भागीदारी थी अच्छी खासी देखने को मिली थी। इस दूसरे चरण के कल के मतदान के लिहाज से क्या कुछ उम्मीद है? खासतौर से चुनाव आयोग ने भी बहुत तैयारी की है लोगों को एक तरीके से जागरूक करने के लिए, युवाओं और महिलाओं को। देखिए, युवा और महिला जो है वो बिल्कुल जो है वो जाग रहे हैं और बंगाल की तरह यहाँ की महिलाएं जो हैं वो सामाजिक रूप से बेहद ही जागरूक मानी जाती हैं। महिलाओं की तादाद भी अच्छी खासी है और खास करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह की जो भी रैलियां हुई हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो रैली हुई है, चाहे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की रैली हुई हो, तो महिलाएं बड़ी तादाद में हर एक दल के नेताओं को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, जो यह दिखाता है कि यहाँ की जो महिलाएँ हैं वो जागरूक हैं। और जो युवा हैं, युवाओं के सामने कहीं ना कहीं दोनों दलों के जो लोग हैं वो एक बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से युवाओं में भी खासा उत्साह है कि अगर जो नई सरकार आएगी उनके लिए कहीं ना कहीं रोजगार की बात करेगी। कांग्रेस ने 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वायदा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात की है और एक टाइम फ्रेम के साथ घोषणा पत्र को जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कहा था कि मार्च 2022 तक 1 लाख नौजवानों को नौकरी दे दी जाएगी। तो एक टाइम बाउंड जो है, एक टाइम फ्रेम जो है, या कहीं ना कहीं नौजवानों को वोटिंग के लिए उत्साहित कर रहा है। दोनों गठबंधन की तरफ से नौजवानों को रोजगार देने की बात की जा रही है, जिसको लेकर नौजवानों पर इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। जी शुक्रिया राजेश, फिलहाल इस बातचीत के लिए आप रखिए इस महत्वपूर्ण चुनावी घटनाक्रम पर नजर। आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर कल दूसरे चरण का मतदान होगा। पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटों पर, बांकुड़ा की 8 और दक्षिण 24 परगना की 4 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सभी 30 सीटों पर, जबकि कांग्रेस, वाम दल और उसके सहयोगी गठबंधन इंडियन सेक्युलर फ्रंट संयुक्त मोर्चे के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 15, कांग्रेस के 9, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2, इंडियन सेक्युलर फ्रंट तथा AIFB और RSP के एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी के साथ निर्दलीय 32 और अन्य 44 भी मैदान में उतरे हुए हैं। 75,94,000 से अधिक मतदाता 171 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मंत्री मंतूराम पाखीरा, सौमित्र महापात्रा, पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी, मानस मुनिया, भारतीय पुलिस सेवा की पूर्व अधिकारी भारती घोष, हुमायूं कबीर, बांग्ला फिल्म के सोहम चक्रवर्ती, हिरेन चटर्जी और सेंतिका बनर्जी तथा पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी अशोक डिंडा के चुनावी भाग्य का फैसला भी होगा। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के 7वें और 8वें चरण के लिए चुनाव के लिए आज अधिसूचना भी जारी हो गई है। 7वें चरण में 36 विधानसभा सीटों और 8वें चरण में 35 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं राज्य में 5वें चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की भी आज जांच होगी। 5वें चरण में 45 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच अगले चरण के लिए प्रचार चल रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 जनसभाएं और 2 रोड शो करेंगे। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी भी सिंगूर सहित 3 जगह रैलियों को संबोधित करेंगी। संयुक्त मोर्चा के नेता और अन्य दल भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मां माटी मानुष के नाम पर ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के साथ धोखा किया है।
কিন্তু বাংলার মানুষ টিএমসির গুন্ডাদের মাঝখানে থেকে জানতে পেরেছে কি টিএমসি একটি বাংলার মায়ের হত্যা করেছে আর মায়ের রক্ত সাথে বাংলার মাটিটাকে ভিজিয়ে দিয়েছে। তাই এইবার বাংলার এই মা, এই মাটি, এই মানুষ এখন নিশ্চিত করেছে কি দিদি তোমার অন্যায়টা এখন শেষ হবে, বিজেপির সরকারটা এখন বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হবে। और हावड़ा पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि बंगाल पर अधिक चुनाव को लेकर जो कुछ इस समय स्थिति है उसको लेकर बात करते हैं। ऋषि, अगर बात की जाए तो पहले दौर का चुनाव जो हुआ बंगाल में वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हिंसा मुक्त नहीं था, कुछ जगहों पर हिंसा देखने को मिली थी। इस दूसरे चरण के लिहाज से क्या अतिरिक्त इंतजाम करने के प्रयास किए गए चुनाव आयोग के माध्यम से किसी प्रकार की हिंसा देखने को ना मिले? बिल्कुल अरेंद्र, चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की हैं हम कह सकते हैं कि फुल प्रूफ इंतज़ाम है इस बात को लेकर कि हिंसा या किसी भी तरीके का जो तनाव है या लोगों के बीच में अगर वोट डालने को लेकर किसी भी तरीके का भय है तो वो उस वातावरण को एक ऐसा वातावरण में जिसमें लोकतांत्रिक मर्यादाओं को निभाने में लोगों को कोई भी अड़चन ना हो, इस तरीके के इंतज़ाम है। सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो डिप्लॉयमेंट है वो संवेदनशील बूथों पर है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा है कि अधिकांश जो इलाके हैं, अब खास तौर से अगर इस दूसरे चरण में देखें तो मुख्यमंत्री खुद इस इलाके में हैं और नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, तो इस तरीके से ये जो इलाका है बेहद संवेदनशील हो जाता है। और जैसे कि आपने जिक्र किया, पहले इलाके में ही पहले चरण में भी कुछ हिंसात्मक घटनाएं हुई, लेकिन जितनी आमतौर पर हमने देखा है कि अगर लोकसभा चुनावों से तुलना करें या उससे पहले, तो काफ़ी कंट्रोल है इस बात को लेकर चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं उसको उस लिहाज से। और इससे चुनाव आयोग ने पहले चरण के बाद जो स्थितियां हैं उससे और ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की है। और जो डिप्लॉयमेंट है ख़ासतौर से सुरक्षा को लेकर, और साथ ही साथ जो ऑब्जर्वर्स हैं, खास जो पुलिस ऑब्जर्वर हैं, उनकी भूमिका और ज़्यादा सख्त हो गई है। और चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया में जहाँ पर भी कोई कोताही बरती जा रही है उस पर कार्रवाई करने से भी चूक नहीं रहा है। आज ही हमने देखा कि सर्किल इंस्पेक्टर को हटाया गया। जहां से भी जो भी कंप्लेंट्स आती हैं आयोग उस पर उसकी समीक्षा करता है। खास तौर से जो ऑब्जर्वर्स हैं उनसे रिपोर्ट हासिल करने के बाद ये तय करता है कि वहां क्या कार्रवाई हो और उस लिहाज से कार्रवाई भी करता है। जी शुक्रिया ऋषि, फिलहाल इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े बंगाल के चुनाव को लेकर। और इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल के हुबली में इस वक्त चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। अब आप राजनीति छोड़ेंगी क्या? आप नहीं छोड़ेंगी तो बंगाल की जनता ने आपको सबक सिखाना तय कर दिया है। इस बात को भी आपको समझना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, इस तरीके से राजनीति होती है, धर्म के राज में राजनीति होती है। देश में द्रोही को पनाह देने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है क्या? इस तरीके से लोग राजनेता बनेंगे? इस तरीके से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री को इस तरीके से बर्ताव करना चाहिए क्या? इन सारी बातों का हम लोगों ने हिसाब लेना है और वो चुनाव में हिसाब देने का समय आया है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो हम यह भी बताना चाहते हैं कि बंगाल को मजबूती प्रदान करने का काम मोदी जी ने किया है। ये स्वच्छ मिशन जिसमें 11 करोड़ हमारे इज्जत घर बने, ये 11 करोड़ का इज्जत घर बनना, ये 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत देने के बराबर है, ये बात हमको समझना चाहिए। और इसी तरीके से लगभग 1 करोड़ 4 लाख इज्जत घर यहां पर भी बने हैं, इसको हमको समझना चाहिए। यानी 1 करोड़ बहनें ऐसी थी जिनके घर में टॉयलेट नहीं था, और अगर उनके यहाँ टॉयलेट नहीं था तो वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक इंतजार करती थी अपने दैनिक क्रम को जाने के लिए। मोदी जी ने उनको इज्जत दी है, उनका सशक्तिकरण किया है, महिला का सशक्तिकरण किया है, ये बात हम। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना की दृष्टि से गैस के कनेक्शन देकर के महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, ममता
तो इसी तस्वीर आप हुगली से देख रहे थे, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तो वहीं 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच चुनावी बॉन्ड की 16वीं किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। ये बिक्री के लिए 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच खुलेगा। राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की गई है। इसके तहत राजनीतिक दलों को नगद चंदे के बजाय चुनावी बॉन्ड का विकल्प रखा गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक को 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बॉन्ड की 16वें चरण की बिक्री और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। चुनावी बॉन्ड जारी करने के 15 दिनों के भीतर वैध रहता है। वैधता अवधि समाप्त होने के बाद अगर बॉन्ड जमा किया जाता है तो उसे संबंधित राजनीतिक दल को भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दलों द्वारा जमा बॉन्ड की राशि उसी दिन उनके खाते में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस वक्त की कुछ और ताजा तरीन खबरों पर। इशरत जहां इनकाउंटर केस में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 3 पुलिस अधिकारी गिरीश सिंघल, तरुण बारोट और अंजू चौधरी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इस मामले की आज सुनवाई हुई थी और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मेघना इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। मेघना, जानकारी दें इस पूरे केस को लेकर क्या कुछ है और आज क्या किन आरोपों से इनको मुक्त किया गया है। मेघना। देखिए अरेंद्र, 3 पुलिस ऑफिशियल्स थे जो बाकी थे इस केस में। तकरीबन 7 पुलिस ऑफिशियल्स और तकरीबन 4 आईबी ऑफिशियल्स के खिलाफ जो अक्यूज्ड जिन्हें माना गया था इस केस में, इशरत जहां पे एक इनकाउंटर केस में। मैं आपको बता दूं 15 जून 2004 को ये इनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद जो उस समय के डीजीपी थे पीपी पांडे, उन्हें भी डिस्चार्ज किया गया था प्रोसीडिंग से। उसके बाद 2019 में सीबीआई कोर्ट ने डीजी बंजारा और एनके अमीन को भी डिस्चार्ज किया था। चूंकि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सैंक्शन मिलना होता है, अगर हम सीआरपीसी का सेक्शन 197 देखें तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है, प्रोसीडिंग्स करनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक सैंक्शन मिलना जरूरी है। जो सैंक्शन गवर्नमेंट ने देने से इनकार किया, क्योंकि गवर्नमेंट का ये स्टैंड था कि यह स्टैंड है कि जो भी एक्शन लिया गया था वो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज के लिए लिया गया था। तो इसके कारण जो सैंक्शन है वो नहीं मिला डीजी बंजारा, एनके अमीन के मामले में भी, और उसके बाद यहाँ गिरीश सिंघल, तरुण कुमार बारोट और अनाजू चौधरी के मामले में भी जो सैंक्शन था वो नहीं दिया गया था। हालांकि आज जो सीबीआई कोर्ट ने कहा है वो बहुत ही अहम है। सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि उस समय पूर्व में अहमदाबाद में कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और उसके बाद से जो इस मामले की जो गंभीरता थी वो ज़्यादा थी, और उस समय अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने यह भी कहा था कि ये इशरत जहां और उसके जो 3 सहयोगी थे, जीशान जौहर, अमजद अली राना और जावेद शेख, ये तीनों जो इशरत जहां के साथ जो लोग थे, ये सभी चारों लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स थे जो उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के इरादे से अहमदाबाद आए थे। और उसके बाद जो आज जो सीबीआई कोर्ट ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ये चारों जो लोग थे वो प्राइमा फेसी टेररिस्ट थे, और जो इंडिका कार बरामद हुई थी उसके अंदर जो सामान बरामद हुआ था उससे यह पता चलता है जो आईबी के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी उस पर ही ऑफिशियल्स ने एक्ट किया है और आईबी की इंफॉर्मेशन सही थी। तो ये कहा गया है सीबीआई कोर्ट द्वारा, और इसी बात से उन्हें जो बाकी के जो 3 ऑफिशियल्स थे जिन्हें आज डिस्चार्ज किया गया है। और मेघना, ये महत्वपूर्ण तथ्य आप इस बात को सामने रख रही हैं कि इशरत जहां और उनके जो सहयोगी थे एक तरीके से एस्टेब्लिश टेररिस्ट की बात की है खुद कोर्ट ने, तो ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत बड़े स्तर पर बहस होती रही। क्या ये आतंकवादी थे या नहीं थे, इसको लेकर भी एक पब्लिक डोमेन में चर्चा रही थी। जी बिल्कुल, देखिए पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी जब डीजी बंजारा और एनके अमीन, और उससे पहले जो डीजीपी थे, इंचार्ज डीजीपी थे पीपी पांडे, उनको जब बरी किया गया था उस समय भी यही कहा गया था कि जो एनकाउंटर था वो फेक है या इस तरह की बातें हुई थी। लेकिन आज जो कोर्ट ने जिस बात को सामने रखा है कि चूंकि अहमदाबाद में अनरेस्ट उस समय पास्ट में हुआ करता था, इतनी महत्वपूर्ण और गंभीर इंफॉर्मेशन को पुलिस इग्नोर नहीं कर सकती थी, जिसके कारण पुलिस ने एक्शन लिया आईबी के इंटेल पे, आईबी के इनपुट पे, और उसके बाद जो इनपुट मिला है उस पर ही जाकर जो इंडिका गाड़ी जिससे ये लोग बाहर जा रहे थे, अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में ये एनकाउंटर हुआ था जून 15, 2004 को, तो उस इंफॉर्मेशन पे ही एक्ट करते हुए इन पुलिस ऑफिशियल्स ने काम किया है। और कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट रूप से सामने रखा है कि इन जो ऑफिशियल्स ने एक्शन लिया है, जो काम किया है, वो
वो उनके डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज थी, वो उनका काम था जो उन्होंने किया है। ये कोई फेक एनकाउंटर का हिस्सा नहीं है। तो कोर्ट ने, चूंकि तकरीबन 7 पुलिस ऑफिशियल्स थे और सभी अब इस मामले से बरी हो चुके हैं, बिना किसी ट्रायल के बरी हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन नहीं मिला था। तो एक तरीके से देखिए, बिना ट्रायल के सभी जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं इस मामले से बरी हो चुके हैं। और अभी एक और बात बता दूं, तरुण कुमार बारोट जो डीवाईएसपी हैं, उन्होंने यह भी लिखा, जो इस मामले में आज डिस्चार्ज हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि 12 साल की जंग थी जिसमें 3 साल उन्होंने जेल में गुजारे, लेकिन आज जाकर उन्हें न्याय मिला है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण खबर, उस पर जानकारी देती है हमारी सहयोगी मेघना। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। और राष्ट्रीय प्राइम में सबसे पहले बात कोरोना की। 16 जनवरी से देश भर में शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण अब नए पड़ाव पर पहुंच गया है। 1 अप्रैल यानी कल से 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों का टीकाकरण शुरू होगा, यानी अब 45 साल से अधिक आयु के स्वस्थ व्यक्ति को भी वैक्सीन लग सकेगी। पहले ये सीमा 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी वाले लोगों के लिए तय की गई थी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि दोपहर 3 बजे के बाद टीकाकरण केंद्रों पर वॉक इन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जा रही है। अर्थात अगर आप टीके के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आप दोपहर 3 बजे के बाद टीकाकरण केंद्र पर जाकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगवा सकते हैं। 3 बजे से पहले सिर्फ पूर्व रजिस्टर्ड लोगों को ही टीका दिया जाएगा। और देश में बढ़ते कोरोना के कहर के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। देश को एक और कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। रूस में निर्मित कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत में मंजूरी मिल सकती है। फार्मा क्षेत्र की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को उम्मीद है कि स्पुतनिक 5 को अगले कुछ सप्ताह में भारतीय ड्रग रेगुलेटर्स से मंजूरी मिल सकती है। डॉक्टर रेड्डीज ने स्पुतनिक 5 टीका भारत में लाने के लिए रसिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ करार किया है। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,14,34,301 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 94.11% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.34% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 41,280 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं अब तक 6,30,54,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टेस्टिंग के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं। भारत में कल तक कोरोना के लिए कुल 24,36,72,940 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 10,22,915 सैंपल कल ही 24 घंटे में टेस्ट किए गए। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कल 27,918 संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमण से और 139 मरीजों की मृत्यु भी होने के साथ ही राज्य में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 54,422 पहुंच गई है। मंगलवार को मुंबई में 4,760 नए मामले सामने आए हैं। नंदुरबार में आज आधी रात से 15 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। इस बीच नासिक में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए एक नया प्रयोग किया गया है। यहाँ बाजार में एंट्री पर फीस लगा दी गई है। यही नहीं, बाजार में तय समय से ज्यादा वक्त रहने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। और राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के मद्देनजर आज से एयरपोर्ट पर कोविड से अधिक प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोविड-19 की रैंडम जांच शुरू की गई है। जो भी यात्री पॉजिटिव पाया जाएगा उसको तुरंत क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के मद्देनजर आज से एयरपोर्ट पर यात्रियों की कोविड-19 की रैंडम जांच शुरू कर दी गई है। जो भी यात्री पॉजिटिव पाया जाएगा उसको तुरंत क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा। वहीं सैंपल कलेक्ट करने के बाद यात्रियों को बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। ट्विटर पर एक नोटिस शेयर करते हुए बताया गया है कि सरकार के आदेश के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उन राज्यों से आने वाले यात्रियों की रैंडम कोविड टेस्ट करेगा जहां मामले बढ़ रहे हैं। वहीं सैंपल कलेक्ट करने के बाद यात्रियों को बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। और कोरोना को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त नितेंद्र सिंह हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद है, तो वहीं मुंबई से श्यामा मिश्रा हमारे साथ में जुड़ रही हैं। नितेंद्र, मैं पहले आपका रुख करूंगा। अभी देखा जाए जिस तरीके से पूरी स्थिति बनी हुई है, देश भर में मामले बढ़ रहा, खासतौर से 6 राज्यों को लेकर, उस दिशा में किस तरीके से अलग प्रकार की एक रणनीति अपनाने पर लगातार प्रयास किया जा रहा है, खासतौर से केंद्र और
उनके द्वारा इन 6 संबंधित राज्यों के माध्यम से? निश्चित तौर पे आरेंद्र, अब 6 राज्य से बढ़कर आंकड़ा 8 राज्यों तक चला गया है। 8 राज्यों में आज की जो आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आया है उसमें 8 राज्यों में मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसमें करीब करीब टोटल जो मामले पर डे आ रहे हैं उसमें 80% ही 8 राज्यों में ये मामले आ रहे हैं। तो उनमें खास रणनीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पहली बात तो यह कि टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया जाए और जितने भी टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें 70% RT-PCR टेस्ट के लिए बोला गया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन को तेज किया जाए उन जिलों में जो जहां पर मामले ज्यादा है। तकरीबन 46 ऐसे जिलों की पहचान की गई है इन राज्यों में जहां पर मामले बहुत ज्यादा है, तो वैक्सीनेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसके अलावा जो मरीज अगर संक्रमित है, अगर वो होम आइसोलेशन में है, तो वो इधर उधर नहीं जाए, उन पे निगरानी रखी जाए। अगर जरूरत हो तो उनको अस्पताल में कोविड डेडिकेटेड सेंटर में या कोविड हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाए। और जो कोविड के जो पहले अस्पताल बने थे, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या फिर सरकारी क्षेत्र में है, उनको एक्टिव करने की बात की गई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि ज्यादातर जो मरीज हैं वो गंभीर अवस्था में अस्पतालों में जा रहे हैं या फिर जो संक्रमित है वो समाज में घूमते फिरते नजर आ रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। ये तमाम बातें केंद्र की तरफ से कहा गया राज्यों को कि बहुत ही इसको गंभीरता से लेने की बात है। और ये 46 जिले जितने हैं उनमें उनके जिलाधिकारी से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बातचीत की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको सख्त एक तरह से निर्देश दिया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कल सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा है कि सख्ती से निगरानी को बढ़ाया जाए। नितेंद्र, अगर हम बात करें वैक्सीनेशन के लिहाज से और उसमें जोड़ा जाए अगर डॉक्टर रेड्डीज के माध्यम से जो खबर बाहर आ रही है कि स्पुतनिक 5 को भी देश में मंजूरी मिल सकती है, इसको लेकर ये कितनी बड़ी अपने आप में खबर, क्योंकि कल 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक के लोगों को एक तरीके से वैक्सीनेशन के दायरे में आ जाएंगे? देखिए, स्पुतनिक को लेकर के आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक है और अब तक उन्होंने जो ट्रायल यहाँ किया है उसके डाटा को वो प्रेजेंट करेंगे और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उस डाटा को देखेगी और उसके बाद ही अपनी रिकमेंडेशन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को देगी। तो निश्चित तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि कुछ सकारात्मक रिजल्ट आएंगे, रिपोर्ट आएंगे, क्योंकि जब एक्सपर्ट अपनी एनालिसिस कर लेंगे तो वो रिकमेंडेशन भेजेंगे। तो ये उम्मीद हम करते हैं कि इस महीने मतलब आने वाले महीने में अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हमें एक और वैक्सीन मिल जाएगा, जिससे फायदा ये होगा कि वैक्सीन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। 3 वैक्सीन हमारे देश में रहेगा, तो ऐसा होगा कि जो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण में शामिल किया गया, तकरीबन 34 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको टीकाकरण किया जाएगा। तो उससे फायदा ये होगा कि जल्द से जल्द इनको टीकाकरण कर लिया जाएगा और 45 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनको भी केंद्र सरकार ने टारगेट दिया है 39 डिस्ट्रिक्टों के आप 2 हफ्ते के अंदर 100% इनका टीकाकरण करें। तो आप समझ सकते हैं बहुत तेजी से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, हमारे पास कैपेसिटी भी बढ़ेगी। जी नितेंद्र, आप रहिए हमारे साथ में। हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा भी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ में जुड़ गई हैं। श्यामा, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो हम देख पा रहे हैं कि नंदुरबार में आज से लॉकडाउन की बात निकल के आ रही है। इसके अलावा कुछ शहरों में बाजार जाने पर वहां पे फीस लगाने की, एंट्री फीस की बात की जा रही। क्या क्या और ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं महाराष्ट्र में ताकि संक्रमण की इस पूरी चेन को ब्रेक किया जा सके? जी बिल्कुल, प्रयास यही है कि किस तरीके से इस चेन को ब्रेक किया जा सके और इसी दौरान में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उन्होंने अपने ओर से कई सारे स्ट्रिंजेंट मेजर्स भी लिए हैं, जिसमें नंदुरबार की बात आपने कर ही ली। हिंगोली भी ऐसी एक जगह है जहां पर 4 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें नॉन एसेंशियल दुकानें या नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स होंगी वो नहीं चालू रहेंगी और लोगों को इसका पालन जरूर करना होगा। इसके अलावा जिस तरीके से हमने ये भी देखा कि नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पुलिस के साथ में मिलके जो मुख्य बाजार है जहां पर भीड़ होती है वहां उसे बैरिकेडिंग करके एक एंट्री फी लगाई है, जिसमें 1 घंटे से ज़्यादा समय अगर आप बिताते हैं तो उस पर एक फाइन लगता है। तो ये सारे एक ऐसे प्रयास है जहां पर लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है कि आप भीड़ भाड़ में ना जाएं, भीड़ भाड़ के इलाकों में ज़्यादा समय ना गुजारें, ताकि जो इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं वो कम हो सके। बहरहाल अगर हम महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, उनकी बात करें तो उन्होंने अभी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी जगह हैं, आप शहरों की बात कर लीजिए या जो इंटरनल रूरल एरियाज की बात कर लीजिए, वहाँ पर बेड्स की कमी नहीं हुई है, लेकिन ये हॉस्पिटल स्पेसिफिक जो मामले आए थे सामने, जहाँ पर बेड्स कमी सामने आई थी, वो हॉस्पिटल स्पेसिफिक हो सकती है। साथ ही शासन ने निर्णय ये एक तरीके से आदेश दिया हुआ है
सभी जगहों को, सभी जिलों को कि अब वो बेड्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दें, फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो एसिम्टोमेटिक हो रहे हैं और उसके बाद में जो लोग हैं उन्हें अगर माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो काफ़ी देर लगा रहे हैं टेस्टिंग कराने में, तब जाके वो अपना ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट करते हैं जब केसेस बहुत बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे समय में हमारे पास में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हॉस्पिटल्स को ये आदेश दे दिया गया है कि अब वो अपने सारे सुविधाओं को वापस से रैंप अप करें। जो पहले सुविधाएं उनके पास में फेज़ 1 में हम कह सकते हैं फर्स्ट वेव जब आई थी तब सारी सुविधाएं को लगाया गया था, वो उसे अब एक्टिवेट करने का समय आ गया है। श्यामा, संक्षेप में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन जनरल लोग, पब्लिक क्या थोड़ा सा जो रिलैक्स हो गए थे, अब क्या इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं? क्या वो कोरोना का जो बिहेवियर उनके तरीके से बदल लिया था, उसको उन्होंने रिलैक्स किया था, वापस उस दिशा में आगे सही तरीके से काम कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लोगों की अगर बात करें तो कई सारे लोग हैं जो डेली नंबर्स देख के ज़रूर इस बात को समझ गए हैं कि कोरोना का पूरा पैंडेमिक अभी खत्म हुआ नहीं है और उन्हें सावधानी अभी भी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि 1 साल पूरा पैंडेमिक में निकला है, लोग अब उस चीज़ से एक तरीके से रिलैक्स ज़रूर हो गए हैं। अभी भी अगर आप देखिए तो लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं लेकिन उसे बराबर तरीके से पहन नहीं रहे हैं। तो अभी ये कह सकते हैं कि फिलहाल काफ़ी ज़रूरत है लोगों को ये समझने की कि पैंडेमिक पूरा ख़त्म हुआ नहीं है और उन्हें एक बार फिर से अपने आप को वापस से रैंप अप करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से वो स्प्रेड को अपने पास तक भी पहुंचने से रोकें और साथ ही सभी के पास में पहुंचने से रोकें। शुक्रिया श्यामा, हमारे साथ जुड़ने के लिए मुंबई से आपका। इसके अलावा नितेंद्र, आपका दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराते हैं। मुंबई उच्च न्यायालय आज मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई इस वक्त कर रहा है, जहां पर ये सुनवाई जारी है। याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित रूप से 100 करोड़ रुपए की वसूली की मांग करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान ताजिकिस्तान के स्पीकर से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान भारत ताजिकिस्तान के बीच बढ़ते सहयोग की सराहना की गई है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कामिलो के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुलाकात के दौरान आपसी हित के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान इस्लामी सोमोनी के स्मारक पर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। और विदेश मंत्री एस जयशंकर की ताजिकिस्तान यात्रा मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई और एस जयशंकर ने इस्लामी सोनोमी के स्मारक पर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। इसके अलावा एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री, उन्होंने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की और तमाम मसलों पर बात की। इसके अलावा उन्होंने वहाँ के स्पीकर से भी मुलाकात की है। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार बहुत जल्द वापस आएंगे, तमाम अन्य महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी हुई क्या है आज की बड़ी खबरें।
और अगली खबर आप तमाम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की आज अंतिम तिथि है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर लिंक किया जा सकता है। इसके अलावा विभाग के जरिए जारी किए गए नंबर पर SMS भेजकर भी इन दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक किया जा सकता है। अगर आज पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया जाता है तो कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करने में आपको आगे परेशानी होगी। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति के वैश्विक स्तर की जांच पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी बहुत कम संभावना है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान में एक प्रयोगशाला से लीक हो गया है। इस बीच 14 देशों ने जांच की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं। कई देश का आरोप है कि वैज्ञानिक शोध का राजनीतिकरण किया जा रहा है। US के राज्य सचिव एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि चीन को कोरोना वायरस फैलाने के बारे में पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए। वहीं WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने रिपोर्ट पर कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जहां तक संबंध है सभी विचार बेंच पर है। रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। अभी हमें वायरस के स्रोत का पता नहीं चला है। हमें विज्ञान का अनुसरण करना जारी रखना चाहिए और कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी चाहिए। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 12,87,00,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं 28,14,000 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर अमेरिका बना हुआ है। यहाँ अब तक 3,10,96,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 5,64,000 से ज़्यादा लोगों की अमेरिका में जान भी जा चुकी है। उधर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि 60 और उससे अधिक उम्र के लोगों को और उच्च प्राथमिकता वाले समूह में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। एक दुर्लभ मस्तिष्क विकार की नई रिपोर्ट के बाद जर्मनी ने यह फैसला किया है। जर्मनी के इस फैसले से देश के टीकाकरण अभियान को तगड़ा झटका लग सकता है। गौरतलब है कि जर्मनी में अब तक 28 लाख से अधिक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इससे 76,800 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। उधर स्पेन में बाह्य स्थानों पर मास्क पहनने के नियमों को आज से कड़ा किया जाएगा। समुद्र तट, स्विमिंग पूल व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्पेन में कोविड के अब तक 32,75,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 75,000 से अधिक लोगों की वहां मौत भी हो चुकी है। उधर पोलैंड अप्रैल से 40 या उससे अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाना शुरू करेगा। पोलैंड की योजना अगस्त के अंत तक सभी नागरिकों को टीका लगाने की है। 3,80,00,000 की आबादी वाला पोलैंड हर माह 1 करोड़ नागरिकों को टीका लगाना चाहता है। पोलैंड में पिछले कुछ सप्ताह में कोविड के मामलों में लगातार तेजी देखी गई है। कई अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर्स की कमी देखी जा रही है। पोलैंड में अब तक 22,88,000 से ज़्यादा कोविड के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इससे 52,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और कोविड के मामलों में वृद्धि को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार ने बसों और रेलगाड़ियों को आधी क्षमता के साथ चलने का आदेश दिया है। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 14 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है। यूरोप और UK से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अनिवार्य है, जबकि अन्य देशों के यात्रियों के लिए 14 दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को सरकार की योजना के विस्तार को मंजूरी दी, जिसमें छोटे व्यवसायों को क्षम्य ऋण देने का प्रावधान है। महामारी के दौरान आर्थिक दिक्कतों के बीच श्रमिकों को वेतन देने में सक्षम बनाए रखने के लिए इस योजना को विस्तार दिया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर इस योजना का विस्तार नहीं किया जाता है तो देश में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
और दुनिया भर की खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। अगर हम बात करें खेल के मैदान की तो शुक्रिया अरिंद्र। शुरुआत करते हैं शूटिंग की रैंकिंग से। दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में हाल ही में संपन्न हुए ISSF विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से भारत ने विश्व रैंकिंग में 10वां स्थान हासिल कर लिया है। पिछले हफ्ते भारतीय निशानेबाजों ने विश्व कप में 15 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 30 पदक अपने नाम कर शीर्ष स्थान हासिल किया था। 2019 से अब तक हुए निशानेबाजी विश्व कप में भारत ने अब तक कुल 52 पदक जीते हैं। भारतीय निशानेबाजों के इस बेहतरीन प्रदर्शन से इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदक जीतने की उम्मीद प्रबल हुई है। विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में रूस को स्लोवाकिया के हाथों मात खानी पड़ी है। स्लोवाकिया की तरफ से पहला गोल खेल के 38वें मिनट में देखने को मिला, जब उनके खिलाड़ी मिलान हेडर के जरिए गोल करने में कामयाब रहे। उन्होंने स्कोर 1-0 कर दिया। हालांकि रूस ने 71वें मिनट में फर्नांडिस के गोल की बदौलत स्कोर को बराबरी पर ला दिया। इसके 3 मिनट बाद ही स्लोवाकिया के रॉबर्ट मैक ने गोल कर अपनी टीम की बढ़त 2-1 कर दी। इसके बाद मुकाबले में और कोई गोल देखने को नहीं मिला और स्लोवाकिया ने ये मैच 2-1 से अपने नाम कर लिया। विश्व कप क्वालिफायर्स में ही बेल्जियम ने एक तरफा मुकाबले में बेलारूस को 8-0 से हरा दिया। इस मैच में ब्राइटन के लैंड्रो ट्रोसार्ड और लेस्टर क्लब से खेलने वाले डेनिस प्रेट ने अपनी राष्ट्रीय टीम बेल्जियम के लिए पहला गोल किया। ट्रोसार्ड तो 2 गोल दागने में कामयाब रहे। उन्होंने खेल के 38वें और 75वें मिनट में गोल किया, जबकि डेनिस प्रेट ने 49वें मिनट में अपनी टीम के लिए गोल किया। विश्व कप क्वालिफायर्स में पुर्तगाल ने भी जीत हासिल की। लग्जमबर्ग के खिलाफ खेले गए मैच में पुर्तगाल ने 3-1 से जीत दर्ज की। इस मैच में पुर्तगाल के 2 स्टार खिलाड़ी डिएगो जोटा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1-1 गोल किया। जोटा ने पहले हाफ की समाप्ति के वक्त और रोनाल्डो ने इसके 5 मिनट बाद गोल दागा, जबकि लग्जमबर्ग की तरफ से रोड्रिगेज एकमात्र स्कोरर रहे। टोक्यो ओलंपिक टॉर्च रिले की शुरुआत के साथ ही ओलंपिक से जुड़ी हुई गतिविधियां बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत यूनान की यात्रा से की। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक महामारी की अंधेरी सुरंग के अंत में दिखने वाली रोशनी की तरह है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा है, कोरोना वायरस महामारी के बीच टोक्यो ओलंपिक शो अंधेरी सुरंग में एक आशा की रोशनी की किरण की तरह है। बाक का यह संदेश यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस से मुलाकात के बाद आई। चूँकि यूनान को ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में देखा जाता है, इसलिए बाक ने IOC के दोबारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद सबसे पहले यूनान की यात्रा की। अगर मैं मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है पिछली बार महामारी के रूप में जब हम मिले थे तो स्थिति कितनी बुरी थी, लेकिन अब महामारी के अंतिम पड़ाव पर हम मिल रहे हैं। खासकर टोक्यो ओलंपिक की बात करूं तो यह अंधेरे में आशा की किरण है। अपने 2 दिवसीय यात्रा के दौरान थॉमस बाक ने प्राचीन पैनाथेनियाक स्टेडियम पर नए लाइटिंग सिस्टम का उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। छठी सदी में बने यहाँ के मार्बल स्टेडियम पर आधुनिक ओलंपिक खेलों की पहली शुरुआत 1896 में हुई थी और तब से लगातार यहाँ कई तरह के ओलंपिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। इसी स्थान से ओलंपिक मशाल को ओलंपिक के आयोजन स्थलों में भेजा जाता है। यूनान ने मानव समाज को ओलंपिक गेम्स को तोहफे के तौर पर दिया है। यह लोकतांत्रिक तोहफा है। इस स्टेडियम पर आप उस एहसास को जी सकते हैं। वह ओलंपिक जो हमें सिखाती है, यह लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव भी है। पिछले साल एक छोटे समारोह और कम दर्शकों की उपस्थिति में टोक्यो ओलंपिक मशाल यूनान ने 19 मार्च 2020 को टोक्यो को हस्तांतरित किया था। अब फिर से इस साल ओलंपिक टॉर्च रिले का आयोजन 25 मार्च से किया गया।
जो कि 23 जुलाई को समाप्त होगा। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल टोक्यो ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया था, जिसकी वजह से अब आयोजन समिति और जापान सरकार ने देश के बाहर से आने वाले दर्शकों के आगमन पर रोक लगा दी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं आर्येंद्र के पास। करने के लिए खेल की क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी, आप उनको बता रही थी, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। इस मौके पर अहमदाबाद से उन्होंने नमक सत्याग्रह के योगदान के मद्देनजर दांडी के लिए यात्रा को रवाना किया था। यह यात्रा उन्हीं जगहों से होते हुए डेलाड पहुंच गई है। रास्ते में हर जगह यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत देखने को मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। मार्च 1930 की सुबह दांडी यात्रा के सहयोगी और भटगाम निवासी चंदूभाई पटेल के साथ भटगाम से संधियार के लिए निकले। भटगाम के जिस मकान में महात्मा गांधी रुके थे उसे गुजरात सरकार ने हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया है। भटगाम आज भी गांधी जी के बताए उस रास्ते पर चल रहा है जहां आज भी पंचायती राज और सहकारी समिति के चुनाव नहीं होते, बल्कि ग्रामीण खुद उम्मीदवार का चयन सहमति से कर लेते हैं। वास्तव में गांधी जी के जीवन मूल्यों को भटगांव ने अपने अंदर चरितार्थ किया है। आज भी भटगांव में चुनाव नहीं होता, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या कोई सहकारी संस्था हो, गांव के सभी लोग, सभी मुखिया मिलजुल के निर्णय करते हैं। भटगाम से पदयात्रा कर गुजरते हुए दांडी यात्रा दल संधियर के उस विद्यालय में पहुंचे हैं जहां गांधी जी ने दोपहर का विश्राम किया था। स्थानीय निवासी और गांधी जी के साथ के पदयात्री प्रभु भाई देसाई, नारायण भाई पटेल और नरोत्तम भाई बसंत जी देसाई ने मिलकर गांधी जी का कार्यक्रम संधियर के लिए तैयार किया था। गांधी जी यहाँ दोपहर तक रुके थे। इधर संस्कृत पाठशाला थी, वो 1913 के आसपास वो स्टार्ट हुई थी। यहाँ गांधी जी का मुकाम हुआ था। भटगाम से पैदल बढ़ते गांधी जी डेलाड पहुंचे थे। डेलाड में बरगद पेड़ के नीचे महात्मा गांधी ने गांव को आत्मनिर्भर और गांव में ही रोजगार देने की बात की थी। स्थानीय निवासी जयेश भाई पटेल भावुक होकर बताते हैं, डेलाड में बापू का सपना सच साबित हुआ है। यहाँ के घर घर में कपड़ा बनता है। जो गांधी जी जो सोच रहे थे खादी से रोजगारी, वही रोजगारी आज यहाँ पे टेक्सटाइल दे रही है। डेलाड में महात्मा गांधी 2 रात रुके थे। 31 मार्च को उन्होंने यहीं मौन व्रत रखा था। 30 मार्च 1930 तारीख में दर्ज है कि महात्मा गांधी डेलाड पहुंचे थे और यहां पहुंचकर उन्होंने लोगों के बीच जो संबोधन किया था, उस संबोधन में उन्होंने गांव को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की बात की थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी का जो सपना था वो सपना आज यहाँ पूरा हो रहा है। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, डेलाड। तो दांडी यात्रा के बहाने एक तरीके से महात्मा गांधी के जो तमाम विचार थे, उनके आदर्श थे, जो उनके मूल्य थे, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, खासतौर से नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी एक वानगी के तौर पे आप देख सकते हैं इस पूरी यात्रा को फिर से आयोजित किया जा रहा है उन तमाम इलाकों से होते हुए जहां से बापू ने एक तरीके से अलग जगाई थी और आज़ादी में इस पूरी यात्रा ने एक बड़ा योगदान अदा किया था। आगे बढ़ते हैं और बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के इंद्रपाल सिंह बत्रा के गौरैया की सेवा के बारे में प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात के कार्यक्रम में चर्चा की थी। इंद्रपाल सिंह बत्रा के गौरैया प्रेम की बात अब काफ़ी चर्चा में है। किस तरीके से वो इस पूरे प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, देखिए उस पर यह खास रिपोर्ट। इंद्रपाल सिंह बत्रा उत्तर प्रदेश वाराणसी के एक पॉश इलाके में रहते हैं। आज से 15-16 साल पहले उन्हें महसूस हुआ कि गौरैया की संख्या कम हो रही है।
इसके लिए उन्होंने कई जगह अध्ययन करके अपने घर में उनके लिए घोंसले बनवाए और खाने पीने का इंतजाम भी किया। चिड़िया किसी सुरक्षित स्थान में रहना चाहती है, इसलिए मैंने गमलों के सेटिंग डिस्कवरी से पता देखी कि पेड़ के अंदर छेदा है, छेदे में घुस जा रही हैं, तो उसकी जगह, पेड़ की जगह मैंने गमले का इस्तेमाल आइडिया से किया और वो सक्सेस हो गया। मैंने पहले 10-12 गमले लगाए, उसके बाद आज की डेट में 100-150 गमले मेरे घर पे लगे हुए हैं। इंद्रपाल सिंह के इस कार्य में इनकी पत्नी सोनिया बत्रा पूरा सहयोग करती हैं। साथ ही इनके मोहल्ले के लोग भी इसमें रुचि लेकर अपने घरों पर गमले लगवा रहे हैं और गौरैया के खाने पीने की व्यवस्था में सहयोग भी कर रहे हैं। इस मोहल्ले के सारे लोग जरूर चिड़िया के लिए कुछ ना कुछ दाना पानी डाल रहे हैं और उनको शौक है। मैंने इस मोहल्ले में कई घरों में घोंसले भी लगाए हैं, तो मोहल्ले में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और मोहल्ले के लोग जागरूक हुए हैं चिड़िया के लिए। इंद्रपाल सिंह मन की बात में प्रधानमंत्री की प्रशंसा से अभिभूत हैं और भविष्य में अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के निर्देशन में काशी को हरा भरा बनाना चाहते हैं। पर्यावरण जरूरी है, पक्षी जरूरी हैं हमारे जीवन के लिए। इनकी इच्छा है कि यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री से बात रखकर पूरे काशी को हरा भरा बनाएं। ये एक बहुत बड़ी सोच है काशी वासियों के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। तो पक्षियों और प्रकृति के प्रति लोगों की सोच और उस सोच को एक तरीके से स्थापित करती है स्टोरी आपको दिखाती है कि आखिर अगर आप थोड़ा सा सोचें प्रकृति को लेकर, जीव जंतुओं के बारे में, तो इसके एक तरीके से बड़ा बदलाव आ सकता है। तो इस खबर के साथ फिलहाल मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक वैसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुभा है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे है ना। ये नैरेटिव देगा कि वहाँ पर पैराशूट से बच्चों को मारा जा रहा है, ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं दो टूक में किसी को नहीं दूंगा। न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ 2 टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती। हिंदियानी। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया।